ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र। अंतरिक्ष मतलब वह विशाल खाली जगह है जो पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है, जिसमें गैस, धूल और विकिरण जैसे पदार्थ भी होते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 9 महीने बाद बाहर कहाँ धरती पर आई हुई हैं, पृथ्वी पर आई हुई हैं। तो सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी के अंतरिक्ष में लंबे प्रवास के बाद धरती पर आगमन से भारत के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसलिए और भी क्योंकि भारत में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में इनको स्पार और 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ शुरू हुई। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? बेंगलोर, कर्नाटक में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखिए, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई सरकारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा दिया और इस क्रम में नासा, ईएसए और रॉस्कोमास जैसी एजेंसियां अग्रणी हैं। क्या हैं? आगे हैं। आप देखेंगे, ये भी याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि एरियन स्पेस ने पिछली सदी के 9वीं दशक में पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया। 1984 में यूएस कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट आया और 1988 में निजी दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ। निजी निवेश में खासकर अमेरिका में अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ने लगीं और 2002 के बाद स्पेस एक्स ने लागत में कटौती करने वाले बहुत सारे नवाचारों द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति की लहर को जन्म दिया। सुनीता विलियम्स की वापसी में मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के सहयोग की अहम भूमिका रही है। आज अंतरिक्ष निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 80% तक पहुंच गया। कुछ साल पहले तक इसरो द्वारा हासिल अंतरिक्ष डाटा सीमित रूप से ही साझा किया जाता था। 2009 में इस नीति में बदलाव आया और 2020 में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने से इस क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की एक नई लहर आई और आज इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 260 से अधिक हो गई है। भारतीय स्टार्टअप इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के साथ स्पेस एक्स की ट्रांसपोर्टर और फ्रांस के एरियन रॉकेट का उपयोग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भारत में 15 से अधिक निजी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण की दूसरी विशेषता लागत में कमी है। नासा के अंतरिक्ष यान की लागत लगभग $54,500 प्रति किलोग्राम थी, जबकि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 की कीमत लगभग $2,720 प्रति किलोग्राम थी। भारत में यह लगभग आप देखिए $30,000 है। निजी भागीदारी उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को लगभग 30 से 40% कम कर सकती है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, याद रखिएगा। स्टार्टअप वाणिज्यिक सप्लाई चेन मॉड्यूलर डिजाइनों और राइड शेयर विकल्पों के उपयोग का लाभ उठाकर कम लागत में सैटेलाइट बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप छोटे सैटेलाइट बनाते हैं जिससे लागत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आप देखिए, पिछली सदी के अंतिम दशक में 10 से 20 टन के जियो उपग्रह की कार्यक्षमता अब एक छोटे 800 किलोग्राम के उपग्रह में प्राप्त की जा सकती है। और इसरो का बड़े उपग्रह बनाने का इतिहास रहा है और इसके विपरीत भारतीय स्टार्टअप छोटे उपग्रहों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह का वजन लगभग 15 किलोग्राम है। अतीत के विपरीत जहां अधिकांश उन्नत तकनीकें इसरो द्वारा विकसित की गई थी, वहां स्टार्टअप अब नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका बढ़ रही है और कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में निवेश और अनुप्रयोगों को आकर्षित करने अपने स्वयं के उपग्रहों को लॉन्च करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 50% हिस्सा हासिल करना चाहता है। ये आप लोग देख रहे हैं ना। देखिए, कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। केरल ने कैस्पेस और स्पेस पार्क की स्थापना की है। ये आप लोग देख रहे हैं, केरल है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। आंध्र प्रदेश है। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आंध्र प्रदेश ने स्पेस एक्स इनोवेशन सेंटर बनाया, तेलंगाना ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क बनाया। ये आप लोग देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। तमिलनाडु कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट के पास स्पेस बे और एक
प्रोपेलेंट पार्क स्थापित करने जा रहा है। गुजरात इन स्पेस के साथ साझेदारी में एक स्पेस सेल क्लस्टर बना रहा है। अन्य राज्य भी अंतरिक्ष गतिविधियों का बढ़ावा दे रहे हैं। ये आप देखिए, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। सरकारों और आप देखते हैं कि व्यवसायों द्वारा उपग्रह डाटा का बढ़ता हुआ उपयोग इसके बढ़ते विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक गांवों में फसल बीमा के लिए उपग्रह का डाटा उपयोग हो रहा है। कर्नाटक में 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की निगरानी, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पूरा किया जाना। राजस्थान हरियाणा द्वारा 90% से अधिक भू संपदा के भूमि रिकॉर्ड बनाना। असम में 30 जिलों में बाढ़ की चेतावनी देना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में साइक्लोन की चेतावनी के समय 50% घटना। स्मार्ट शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार और मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजिंग का उपयोग किया जा रहा है। स्टार्टअप नई डाटा आधारित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्टेट श्योर कृषि ऋण देने वाली बैंकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में सैटेलाइट डाटा का उपयोग न केवल सरकारों और संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, अपितु कारोबारियों और छोटे व्यवसायों द्वारा भी किया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष निर्यात पर अब तक इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार था। अब स्टार्टअप्स उसके पूरक बन रहे हैं और उनके योगदान के कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा 0.3 अरब डॉलर से बढ़कर 11 अरब डॉलर होने का अनुमान है। बदलते परिदृश्य में केंद्र सरकार की भूमिका क्रियान्वयनकर्ता से बदलकर इसरो और स्टार्टअप सहित निजी खिलाड़ियों के बीच प्रमोटर सुविधाओं और आप देखिए मध्यस्थ की हो गई है। इसरो ने अपनी सुविधाओं को स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के आप देखेंगे इसमें निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए खोल दिया है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी बनाया और इस समय भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो सरकार के नेतृत्व वाले क्षेत्र से एक गतिशील एवं विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम में बदल रहा है। स्टार्टअप द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय केंद्रों को बढ़ावा देने और निजी निवेश द्वारा लागत कम करने के साथ अंतरिक्ष अब हमसे दूर नहीं, हम में से कई को इससे लाभान्वित होने वाला है। लेखक पूर्व रक्षा सचिव एवं IIT कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर है। इनका नाम क्या है? इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है अजय कुमार के द्वारा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अपने दायित्व को समझे शिक्षा संस्थान। तो आज भारत तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह परिवर्तन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी दिशाओं में हो रहा है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन हम कई बार देखते हैं पर उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जबकि यह परिवर्तन का दौर है। भारतीय समकालीन आधुनिक इतिहास को 3 रूपांतरकारी दौर में बांटा जा सकता है। पहला महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का दौर, दूसरा आजादी के बाद देश को बनाने के लक्ष्य को पाने की चाहत का दौर और तीसरा है विकसित भारत आज का दौर। विकसित भारत का यह मिशन समाज के प्रत्येक वर्ग से स्वतंत्रता आंदोलन जैसी प्रतिबद्धता की मांग करने के साथ यह हम सबसे अपने को नए परिवर्तनों से जोड़ने की भी अपेक्षा करता है। विकसित भारत के इस दौर में हमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अपने को पुनर्नवा करने की जरूरत है, तभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के वर्तमान भविष्य पर गहन चिंतन हुआ और उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, IIM, NIT के निदेशक तथा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नीति निर्माता एवं अधिकारियों ने भाग लिया और उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि हमारे शिक्षण संस्थान भारत में विकास के प्रकाश स्तंभ बनेंगे एवं प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के लिए एंकर का कार्य करेंगे और उनके इस वक्तव्य में भविष्योन्मुखी अपेक्षा निहित है और इसमें यह अपेक्षा है कि भारतीय शिक्षण संस्थान केवल चार दीवारी के भीतर रहकर पढ़ाने किताबी ज्ञान डिग्री देने वाली संस्था के रूप में ही सीमित ना रहें, बल्कि इनसे आगे निकलकर विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के चिंतन के केंद्र के रूप में स्वयं को विकसित करें और इस प्रकार ये संस्थाएं अपने शोध, आंकड़ों, विकास समीक्षा एवं चिंतन के माध्यम से विकसित भारत के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए की दिशा एवं दृष्टि देंगी। राष्ट्रपति की तरह प्रधानमंत्री भी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। एक बार साइंस कांग्रेस में उन्होंने देश के शिक्षण संस्थानों से समाज को भी अपनी प्रयोगशाला बनाने का आग्रह किया था। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान जब भारतीय समाज एवं अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से नाभि नाल का संबंध बना पाएंगे, तभी वे विकसित भारत के प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभा पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने वाली है। वह भारतीय शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप को तोड़ते हुए एक प्रगतिशील रूपांतर के लिए नीति नियम रचती है। इस शिक्षा नीति के तहत लचीलेपन,
अनुशासनिकता, समाज के विविध प्रयासों के साथ अंता संवाद तथा समरस एवं विकासोन्मुखी गतिशीलता प्रदान करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। ताकि भारतीय शिक्षा में संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर आधारभूत परिवर्तन हो सके। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के समक्ष यह चुनौती भी है कि वे अपनी पारंपरिक प्रकृति, सुविधा भोगी बौद्धिकता एवं अनेक तरह के रूढ़ बंधनों से मुक्त होकर सामाजिक बदलाव और विकास के लिए चल रहे अनगिनत प्रयासों से स्वयं को जोड़े। आज देश को ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है जो अपने ज्ञान से समाज में सकारात्मक नेतृत्व को दिशा दृष्टि दे सकें। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ऐसे ही जुड़ाव से हम अपने समाज में निहित पारदर्शी देवत्व को देख और सुन पाएंगे। इस संदर्भ में दूसरी जरूरत है कि समाज एवं शिक्षा के साथ ही राज्य एवं शिक्षा के बीच भी संवाद गहन हो, और यह संवाद ऐसा हो जो दोनों में भेद ना पैदा करे बल्कि दोनों को समृद्ध कर सके। हमारे शिक्षा संस्थान एवं बौद्धिक जगत राज्य द्वारा चलाई जा रही अनेक विकासपरक योजनाओं एवं किए जा रहे कार्यों का समन्वय मूल्यांकन कर उनमें व्याप्त कमियों से उसे अवगत कराए। हमारे यहाँ योजनाओं के क्रियान्वयन के मूल्यांकन तो होते हैं, पर उन्हें बौद्धिक ज्ञान में बदलने के उपक्रम में हम पीछे रह जाते हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की पहल पर देश के 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IIT इत्यादि ने मिलकर भारत में चल रहे विकास कार्यों के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया, जो अब अनेक खंडों में विकसित होकर आया है। आज ऐसे ही आप देखते हैं कि विविध स्तरों पर अनेक प्रयासों की जरूरत है। बीते दिनों मैं उत्तर प्रदेश के एक राज्य विद्यालय गया था। वहां के छात्रों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विकसित भारत अब हमारे लिए विकास मंत्र है। उस युवा छात्र की यह दृष्टि अगर हमारे शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों में आ जाए तो विकसित भारत के इस लक्ष्य को पाने में हमें सुविधा होगी। भारत की आज़ादी जिस भावना से देश के लोग जुटे थे, आज उसी प्रतिबद्ध भाव से विकसित भारत के लक्ष्य से हमें जुटना होगा। इस महायज्ञ में शिक्षा संस्थानों, बौद्धिक शोधार्थियों एवं छात्रों की महती भूमिका। शिक्षा की भूमिका विकसित भारत के संदर्भ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा हमें आगे बढ़ने एवं विकसित होने की आकांक्षा को जन्म देती है। यही आकांक्षा वह उत्प्रेरक शक्ति है जो भारत के सामान्य जन को विकसित भारत के मिशन से जोड़ सकती है। लेखक जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। इनका नाम है बद्री नारायण। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। निष्ठा का किसी व्यक्ति, सिद्धांत या कर्तव्य के प्रति वफादारी, समर्पण एवं दृढ़ता जो किसी के प्रति सच्ची और निरंतर प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाए। आज की आधुनिकता और आगे बढ़ने की होड़ में निष्ठा और कर्तव्य परायणता आदि मानवीय गुण लोगों के लिए अबाध होते जा रहे हैं। लोगों में अनास्था एवं कर्तव्य विमुखता एक उपचार विहीन व्याधि के समान फैलती जा रही है। हैरत की बात है कि लोगों को इसमें किसी तरह की बुराई भी नजर नहीं आ रही है। कई नौजवान तो निष्ठा, कर्तव्य परायणता, समर्पण को निरर्थक एवं बेजा मानने लगे। माता पिता अपने संतान को पालने पोसने में बड़ा संघर्ष करते हैं। जितना संभव होता है उन्हें निष्ठा, बड़ों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाते हैं। और आप देखते हैं कि क्या पाठ पढ़ाते हैं, अपने स्वयं के जीवन से उन्हें निष्ठावान बनने को प्रेरित करते हैं। लेकिन जब वे बड़े होने के बाद इससे विमुख हो जाते हैं तो उन्हें दुख होता है। निष्ठा के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ है। किसी व्यक्ति को उसकी निष्ठा को लेकर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि जब बालक निष्ठा, धर्म परायणता और उच्च व्यवहार के लिए आगे बढ़ता है तो यही गुण उसे समाज की एक अग्रणी इकाई बनाते हैं। हमें अपनी निजी प्राथमिकताओं को त्याग दूसरों के लिए जीने की कला में पारंगत होना चाहिए। अपने सहयोगी और अधीनस्थ के प्रति निष्ठा रखनी और दिखानी भी चाहिए, तभी हम उनकी निष्ठा के पात्र बन सकते हैं। निष्ठा में विश्वास एक बड़ा मंत्र है, फिर वह माता पिता के प्रति हो, अपने कार्य के प्रति हो, देश के प्रति हो या फिर ईश्वर के प्रति हो। अन्यथा व्यवस्था में दरार पड़ जाती है और टूट जाती है। निष्ठावान व्यक्ति को आत्मसंतोष तो होता ही है, वह समाज और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति जैसा होता है। समय के साथ खुद की विसंगतियों में सुधार कर हम दुख में टूटने बिखरने से बच सकते हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे। हठधर्मी का नतीजा। पंजाब हरियाणा सीमा पर एक वर्ष से अधिक समय तक 2 प्रमुख रास्तों को रोककर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाकर पंजाब सरकार ने वही किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। अब देखिए, इनके अपने विचार हैं ये लेखक के। हो सकता है कि आप हम इनके विचारों से सहमत ना हो, आप हम कहें कि भैया ऐसा होना चाहिए था कि एक तरह से बातचीत होती और एक रास्ता निकलना चाहिए था, क्योंकि किसान लंबे समय से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मांग भी कर रहे हैं MSP को लेकर, क्योंकि आप देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम हमारी फसल का इतना दाम तो मिलना चाहिए। और बहुत सारे समस्याएं उनकी हकीकत में भी हैं, ये भी आप जानते हैं। और देखिए, किसानों के ये
लेखक कह रहे हैं किसानों के इस धरने के कारण न केवल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था, बल्कि व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। चूंकि किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अपना हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास रास्ते खाली कराने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक समय किसी कानूनों के विरोध में जबरन दिल्ली घेर कर बैठे किसानों को हर तरह से समर्थन दिया था। यह अच्छा ही कि उसने मजबूरी में ही सही, उसने अपने राज धर्म को समझा। यह समय की मांग है कि किसान नेता भी यह समझे कि हठधर्मिता दिखाने से उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। उन्हें यह भी समझना होगा कि यदि कोई अपनी मांग मनमाने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान करने वाले तौर तरीके अपनाता है तो वह जनता की सहानुभूति खो देता है और सरकारों के लिए उनकी मांग पर विचार करना भी कठिन हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चलिए एक बार आप लोग पंजाब चलिए, पंजाब घुमा के लाते हैं आपको। ये है पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि किससे, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। ये भी आप देखिए, किसान संगठन अपनी अन्य अनेक मांगों समेत सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ऐसा कानून बनाना संभव नहीं है और यदि उनके दबाव में वह बना भी दिया जाए तो उसके दुष्परिणाम किसानों को भी भुगतने होंगे। किसान नेताओं के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं कि यदि व्यापारी एमएसपी पर खरीद से पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा। इस पर हैरानी नहीं, किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यह ठीक है कि पंजाब सरकार की ओर से किसान संगठनों को सड़क से हटा देने से किसान नेता नाराज हैं, लेकिन उचित यह होगा कि उनके और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला कायम रहे। बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंच सकती है जब दोनों ही पक्ष बीच का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करें, जहां सरकार के लिए ऐसे उपाय करने आवश्यक है जिससे खेती की लागत कम हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। वहीं किसान नेताओं को भी अपनी मांगों को लेकर जिद पकड़ने से बचना होगा। केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी अपने से लेनी होगी। वह किसान नेताओं के समक्ष भी तथ्य रखें जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून किस तरह की समस्याएं पैदा करेगा। देखिए, ये सब किसने कहा, इनने अपनी बातें कही हैं, लेकिन मैं कहता हूं देखिए, कोई ऐसा तो होना चाहिए कि किसानों को अपनी फसल के सच दाम मिले। मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ, आप भी जुड़े होंगे। आप जानते हैं कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका सरकार आराम से समाधान कर सकती है। बिचौलिए जो आप देखते हैं वो कम पैसे में आप देखिए फसल खरीदते हैं। अभी 2700 रुपये रखी गई है गेहूं की एमएसपी रेट, और मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ, मैं अभी बात कर रहा था, बोले भैया 2000 से 2200 रुपये में बिकेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं, सरकारी दुकानों तक वो नहीं ले जा पाते हैं और उसकी भी अपनी परेशानी होती है। तो उन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। निष्पक्ष जांच जरूरी है। झारखंड में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में पेयजल विभाग की ओर से पेयजल विभाग की योजनाओं में घोटाले को लेकर आवाज बुलंद हुई। कारण है कि योजनाओं में तरह तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं। इसी कड़ी में स्वर्ण रेखा परियोजना के रांची प्रमंडल में हुए लगभग 22 करोड़ रुपए के घोटाले में 4 कोषागार अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया। हालांकि गड़बड़ियों को रिश्ते लंबी है। स्वर्ण रेखा परियोजना ही नहीं बल्कि कई पेयजल प्रमंडलों में घोटाले हुए जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है, तभी गड़बड़ी करने वाले सामने आएंगे और उन्हें दंडित किया जा सकेगा। पेयजल विभाग के कई प्रमंडलों में स्वच्छता मिशन के तहत खरीद में भी गड़बड़ी की गई। मनचाही एजेंसियों से खरीद कर मनमाने तरीके से भुगतान भी किया गया। वित्तीय अनियमितताओं की सूचना मिलने पर सरकार जांच करा रही है। अनियमितताओं की गंभीरता से जांच करानी चाहिए क्योंकि जांच रिपोर्ट को दबाने, दोषियों को बचाने के आरोप विभाग अधिकारियों पर लगने लगे हैं। भ्रष्टाचार कैंसर जैसा रोग है। यह बीमारी देश की व्यवस्था को खोखला कर रही है और इसका निदान समय की मांग है। क्या है? समय की मांग है। चलिए एक बार झारखंड हम लोग घूम के आ जाते हैं। और हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार की बातें ना हो तो ऐसा नहीं लगता है किस दुनिया में आ गए। रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। बनावटी तस्वीरों से बढ़ता अवसाद।
ये आजकल आप देख रहे हैं सामाजिक आयोजन, पारिवारिक समारोह, सांस्कृतिक सम्मेलन या फिर व्यक्तिगत भेंट, सुख हो, सुखद वाक्य हो या किसी के संसार छोड़ने जाने की पीड़ादायी प्रसंग, सब कुछ आप देखिए तस्वीरों तक सिमट रहा है। छवियां जो कभी स्मृतियां सहेजने का माध्यम समझी जाती थी, अब साझे पलों को वर्चुअल संसार में साझा करने के उद्देश्य से ली जाने लगी है। संवाद का दायरा घटा तो लोग डिजिटल मेकअप के भी लगती हो गए हैं। तकलीफ देह है कि फिल्टर यानी तस्वीर को सुंदर बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करने की आदत अवसाद के घेरे में भी ला रही है। वस्तुतः तकनीकी सुविधाओं से मिला नकलीपन ओढ़ने का यह व्यवहार कई मोर्चों पर पीड़ादायी भी बन गया है। लोगों पर आम आयोजनों में भी सज धज कर पहुंचने का मानसिक दबाव पड़ा है। हर पल चौकन्ने रहने का एक बाध्यता मिलने बैठने की सहजता पर भारी पड़ रही है। हर पल को कैमरे में कैद करने की मनोवृत्ति ने सामाजिकता के भाव को ही बदल दिया है। फिल्टर तस्वीरों ने अपने ही चेहरे की असली छवि भुला दी है। हर आयु वर्ग के लोग इस वर्चुअल निखार सामान्य के जाल में फंस रहे हैं। कुछ समय पहले गूगल द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन में सामने आया ताकि अच्छी सेल्फी लेने के लिए अमेरिका और भारत में फिल्टर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अध्ययन के मुताबिक भारतीय महिलाएं अपनी तस्वीरों को सुंदर बनाने के लिए अधिक उत्साहित रहती हैं और इसलिए वे कई फिल्टर ऐप और एडिटिंग माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं। विडंबना यह भी है कि मेल मुलाकात की यादगार के तौर पर ली जा रही तस्वीरें वास्तव में याददाश्त को कमजोर करने लगी हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार लोग सोचते हैं कि फोटो लेने से उन्हें कुछ बेहतर याद रखने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। अध्ययनकर्ता जूलिया सोरोस का कहना है कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि लोगों को कभी भी तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कब करना चाहिए और इसके प्रति सजगता आवश्यक है। बावजूद इसके कि सब कुछ दूसरों पर तक पहुंचाने की रोक मानसिकता के चलते मृतक स्वजनों के साथ तस्वीरें लेकर इंटरनेट मीडिया पर डालने के उदाहरण भी कम नहीं है। सब कुछ स्क्रीन में सहेजने की आदत दुर्घटनाओं का भी कारण बन रही है। हार्वर्ड सहित अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोध बताते हैं कि एक तस्वीर लेने की इच्छा उसी तस्वीर को इंटरनेट मीडिया पंचों पर साझा करने की इच्छा से और बढ़ जाती है। समझना कठिन है कि अपनी असली व्यक्तित्व के बजाय फिल्टर्ड छवियों में सुंदर दिखने की चाहत इस लत को और बढ़ाती है। मौजूदा दौर में तकनीक के सधे सार्थक इस्तेमाल की समझ ही इस खुद आमंत्रित किए जा रहे अवसाद से हमें बचा सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इनकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है इसकी न्यूज़पेपर की, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ये पुराने घाव फिर से हरे करता नागपुर। अभी हाल में जो नागपुर में हिंसा हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। हिंदू मुसलमानों के वास्तविक संबंध संपूर्ण देश में स्पष्ट होने लगे थे। मोपला विद्रोह से सबक लेकर जिन स्वामी सिद्धानंद ने हिंदू संगठन का मंत्र जन जन में फूंका, उनकी 23 दिसंबर 1926 को निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदू होकर भी हिंदी कहलाने वाले नेता स्तब्ध रह गए, पर मुसलमानों ने हत्यारे अब्दुल रशीद को गाजी कहना शुरू कर दिया। पिछले 3-4 वर्षों की घटनाओं से नागपुर के वातावरण भी दूषित हो गया। वह 1924 से नागपुर में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने के कारण उनका पारा और भी चढ़ गया था। सतरंजीपुरा, हंसापुरी और आप देखते हैं जुम्मा मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की निकलने वाली शोभा यात्राएं उनके मन को रह रहकर कचोटती थी। और आप देखते हैं कि अंततः उन्होंने आप देखते हैं कि हिंदुओं को नाना प्रकार से सताने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अकेला दुकेला हिंदू मिल गया तो उसे पकड़कर पीटते थे। और ये आप देखिए हिंदू मिलकर पीटते थे, उसे पकड़कर पीटते थे। नागपुर इन दिनों सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर में ऐसा सांप्रदायिक तनाव 98 वर्षों के बाद पैदा हुआ है। इससे पहले 1927 में नागपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आयु 2 वर्ष भी नहीं हुई थी, लेकिन उस समय संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा एकत्रित की गई खुफिया सूचनाओं एवं अन्य तैयारियों के कारण समाज के ऐसे दंगाइयों का मुकाबला कर सके। आज इस तत्व को भी समझना हमारे लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है। और देखिए एक बात और बता दूं, इस तरह की आप देखें हमारे देश में खूब हिंदू मुस्लिम हो भी रहा है, तो उसी को लेकर बातें भी हो रही हैं। चलिए एक बार आप लोग RSS के बारे में जान लीजिए। बाकी ये सब आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति पाति सबसे ज़्यादा मुद्दे रहते हैं क्या, राजनीतिक। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। ये आप देखिए सुरक्षित सीटें घटी तो किसे लाभ हानि। ये आप देखिए झारखंड में जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें घटने की बातें हो रही हैं ना परिसीमन की, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। और यमुना सफाई की व्यापक योजना, ये अब जरूर देख लीजिए, वो भी राजनीति की बातें हो रही हैं।
हमारे देश में राजनीति इस समय ज़्यादा हो रही हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि काम के आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। ये आप देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक अतिक्रमण और अविरल प्रवाह के अभाव में यमुना नदी बदहाल हो चुकी है। और एक बात अच्छी इस बार एक लगी कि कम से कम चुनाव में आप देखिए मुद्दा तो बनी नदी की सफाई। और आप देखिए दिल्ली में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक यमुना का लगभग 22 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है जो गंभीर रूप से प्रदूषित है। इस प्रदूषण में लगभग आप देखिए 80% हिस्सेदारी घरेलू सीवरेज की है। दिल्ली में सीवरेज को शोधित करने हेतु केवल 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें से आप देखिए 16 ही मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं। और आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 71 करोड़ गैलन सीवरेज उत्पन्न होता है, जिसमें से 60 करोड़ गैलन का ही शोधन हो रहा है और शेष अशोधित सीवरेज सीधी यमुना में गिर रहा है। याद रहे कि 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था। भारत और जापान की सहभागिता से बनी इस योजना का उद्देश्य था सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, कच्चे सीवरेज को नदी में छोड़ने के लिए निगरानी और यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय करना आदि। लेकिन यह विडंबना ये कही जा सकती है कि हजारों करोड़ रुपए का बजट लगने के बाद भी धरातल पर परिणाम लगभग शून्य है। विदित है कि सीवरेज ढांचे को मजबूत करना, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना, साफ सफाई आदि के लिए राज्य और स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। फिर इसमें लापरवाही करने वाले निकायों अथवा राज्यों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और हाल ही में आप देखते हैं कि संसद में एक समिति ने जल परियोजनाओं में फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई है। समिति ने यह भी बताया कि दिल्ली के एक हिस्से में यमुना नदी के जीवन को बनाए रखने की क्षमता लगभग नगण्य पाई गई। राष्ट्रीय राजधानी में 33 निगरानी स्थलों में से 23 स्थल प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं और आप देखेंगे इसमें नहीं करते हैं। और हाल ही में एक समाचार से यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में 58 स्थायी पदों की मंजूरी दी गई थी, जहां अब केवल 2 ही सदस्य हैं। याद रहे कि अगर अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य यमुना का पानी लाभार्थी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के बीच बंटवारे के नियमन की जिम्मेदारी, न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एवं सतही व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी है। प्रश्न यह है कि क्या इस रिवर्स बोर्ड का काम समाप्त हो गया अथवा बिना पर्याप्त सदस्यों के यह बोर्ड कैसे काम कर रहा है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक आदेश में यह कहा कि हरियाणा राज्य हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्यधारा में सीधे 10 क्यूसेक पानी छोड़े और वजीराबाद तक नदी का प्रवाह बनाए रखे। लेकिन विडंबना है कि विगत लंबे समय से वजीराबाद से आगे यमुना में उसके हिस्से का प्राकृतिक जल आ ही नहीं रहा है। नियमों की अनदेखी। हाल ही में आप देखेंगे कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नालों से प्रदूषण की हिस्सेदारी पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह सामने आया कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 59.9% बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नजफगढ़ नाले का की है। इसके बाद सबसे ज्यादा 27.48% प्रदूषण साहे दरा डैम से जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब पर्यावरण विभाग आगे की कार्य योजना पर काम कर रहा है। और दिल्ली अथवा किसी भी महानगर में नाले बरसाती पानी की निकासी के लिए होते हैं। आबादी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर और औद्योगिक क्षेत्र का अपशिष्ट कॉमन एफिल्यूएंट प्लान से पूरी तरह शोधित होकर ही किसी नदी में जाना चाहिए। किंतु यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजधानी में शासन प्रशासन की मिलीभगत और नियमों की अनदेखी से छोटे बड़े सभी नालों में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट बह रहा है। यमुना सफाई के लिए जरूरी है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में समुचित समन्वय हो। औद्योगिक क्षेत्र से भी समन्वय निगरानी के प्रयास किए जाए। नगरीय एवं अनाधिकृत आबादी क्षेत्र में पर्याप्त सीवरेज संशोधन प्लांट लगाए जाएं और उनकी निगरानी हो। वे बड़े नाले जो सीधे यमुना में गिरते हैं उन पर जगह जगह प्री फिल्टर व रॉक फिल्टर जैसी तकनीक से प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास किए जाएं। स्थानीय जल स्रोतों को वर्षा एवं बाढ़ के समय भरने के लिए यमुना बहाव क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र व्यवस्था बनाई जाए। नालों के पानी को जलाशयों में रोकते हुए नदी की ओर जाने दिया जाए। यमुना की सफाई में जन भागीदारी एवं जागरूकता हेतु समय समय पर सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यमुना के लिए व्यापक एवं सतत कार्य योजना तत्काल लागू करनी होगी। यमुना केवल एक नदी नहीं है जो यह जीवनदायिनी है। इससे प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, कृषि एवं आर्थिकी भी जुड़ी है। अतः इसके पुनरुद्धार हेतु विकल्पहीन प्रतिबद्धता आवश्यक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।